औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से एक बार फिर से खुश आमदीद उस प्रोग्राम में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और मैं काफ़ी छुट्टियों के बाद आपके साथ दोबारा हम कलाम हुआ और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितना साथ आपके साथ लिखा है, जितने अरसे के बाद सफ़र आपके साथ लिखा है, तो वो तय ज़रूर करना है। और आज थोड़ा सा बालों पे प्रॉब्लम है और ये कहेंगे कि शायद देर से आने की वजह से चीज़ें सम नहीं हो पा रही। तो इन माई एब्सेंस थैंक यू टू हमारे भाई जिन्होंने अब्दुल्ला ने और अनम ने इस प्रोग्राम को संभाला। थैंक्स टू द होल टीम, इंटायर टीम के जो मेरी एब्सेंस में मैसेजेस करते रहे, तमाम मेरे जितने भी गेस्ट हैं तमाम मैसेजेस करते रहे। थैंक यू एंड फॉर द लव। और जितनी आप लोगों ने केयर दिखाई, तो उससे इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, ना सिर्फ आगे बढ़ता है बल्कि ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में जीने का मज़ा आता है कि ये सब अकेले नहीं है और आपको प्यार करने वाले बहुत सारे हैं। और जब आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कंधे होते हैं, तो ज़िंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। हम आखिरी दिनों में अपने सफ़र को जारी रखते हुए 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं और आज एक सवाल स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम करना है। वो क्यों करना है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें पोस्ट हैं, आप देख लेते हैं। तो अरशद अली यानी सैयद अरशद अली भी आज हमारे मेहमान हैं। उन्होंने विर्गो के बारे में बड़ा डराया हुआ है, तो इनसे आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताते चलूँ कि द वन एंड ओनली हु जस्ट मैसेज मी अप बट आई डिडंट रिप्लाई हिम विद सॉरी। डॉक्टर तारिक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं नहीं चाहता खाया होना, लेकिन कभी कभार मजबूरी होती है। काफ़ी अरसे के बाद इनकी आमद हुई और जावेद सदीकी साहब PTI से इनका ताल्लुक है और मैंने बीच में इनको कॉल की थी, लेकिन मसरूफियात की वजह से ये नहीं आए पाए। लेकिन आज कहते हैं कि वेलकम ही उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। और द वन एंड ओनली सैयद अरशद अली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अरशद भाई, वैसे बुरी बात है, वर्गों का बड़ा डरा रहे हैं, बड़े बड़ी चीज़ें मैंने आने से पहले पढ़ी हैं, तो वर्गों में ये होगा, ये मैं जानूंगा सब चीज़ें। डॉक्टर तारिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर तारिक, ये बताइएगा खांसी की बीमारी, तो अरशद भाई से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 2-3 सवालात ऐसे हैं डॉक्टर तारिक, फिर अरशद भाई की तरफ आते हैं। अरशद भाई, सबसे पहले तो वर्गों के बारे में बताएं, लोगों को आपने डरा दिया, क्यों? देखें, ये जो इल्म है ना, ये तो सिर्फ आपके लिए गाइडलाइन है। ठीक है, होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही है। जिस तरह डॉक्टर साहब आपको एक दवा तजवीज़ करता है ना, तो वो अपने इल्म से करता है, तो ये भी एक इल्म है। इस इल्म को समझेंगे तो बेहतर चीज़ें होंगी। वर्गो जो है ना, ये हमारा छठा ज़ोडिक साइन है। अच्छा, ट्रांजिट जो होता है, जो भी अल्लाह की मखलूक है, इस टाइम जो ट्रांजिट है ना, जुपिटर प्लैनेट जो है ना, वो आपके 11th हाउस में चल रहा है। तो इस वक्त ऐसी कोई बात है नहीं जिसको इतना डराया जाए। तो माशाल्लाह विर्गो के लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं और मौसम की तब्दीली की वजह से, कुछ और तब्दीली की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इसका ऐसा कोई मतलब नहीं। 11th हाउस में जुपिटर है, देरीना ख्वाहिशात के घर में है, सेहत के घर में है, दुश्मन खामोश बैठे हैं। 2026 में भी यही होगा। 2026 का सिर्फ सेकंड क्वार्टर आएगा ना, जून के बाद, तो वहाँ हमें लगता है कि आपको उस वक्त बैरून मुल्क से जो मामलात हैं आपके, आप उस तरफ जाएंगे, वहाँ सक्सेस का रेशो बढ़ेगा आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी उस टाइम पे। बस ये एक पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट है। लेकिन उस टाइम आपकी नई फैमिली का बनना, नए घर के लिए बनना, बैरून मुल्क जो मुकीम लोग हैं, वो अगर वहाँ पे इमिग्रेशंस के लिए प्रॉब्लम थे तो वहाँ उनके लिए आसानी है। इतना बुरा साइड नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम। पक्की बात है ना, मतलब वो चीज़ें, क्योंकि जब मैंने प्रॉब्लमेटिकली पढ़ी भी रात में और फिर देखा भी चीज़ों को, तो मैंने कहा जो अरशद भाई हैं वो थोड़ा सा डरा रहे हैं, तो मैं पूछूंगा मेरे को। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे 2026 स्टार्ट होने वाला है, किन तदबीर एहतियात के साथ हमें कदम रखना है 1 जनवरी पर? देखिए, अभी तो जैसा चल रहा है ना, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि जब सेकंड क्वार्टर आएगा ना, 9 जून के बाद, जो सबसे बड़ा जो हमारा सैयारा है जुपिटर, वो अपना ट्रांजिट जब चेंज करेगा, बुर्ज असद में आएगा, यानी कि ल्यू के अंदर आएगा। उस वक्त काफ़ी चेंजेस आएंगी। तो हमारा जैसे पहला ज़ोडिक साइन जो आता है, जिसको हम जनवरी कहते हैं, जनवरी में जो कैप्रिकॉर्न के लोग होते हैं ना, ये लोग काफ़ी अरसे से डिस्टर्ब हैं। ये माली तौर पे डिस्टर्ब हैं, ये फाइनेंशियल तौर पे डिस्टर्ब है, ये हेल्थ वाइज डिस्टर्ब है, इनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब इस साल जब ये सेकंड क्वार्टर में जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनके पास माली इस्तेकाम आ जाएगा, लोग इनकी बात को सुनेंगे। सुन नहीं रहे। हाँ, अभी वो रिस्पेक्ट का लेवल नहीं है इतना हाई जितना पहले होता था, क्योंकि इनका बेसिक ये वज़ीर आज़म के खाने में पैदा होते हैं। और ये 2026 जब सेकंड क्वार्टर आएगा, तो यही लोग आपको नजर भी आएंगे नुमाया तौर पे, वज़ीर आज़म की सीट पे कैप्रिकॉर्न। जबरदस्त, मतलब लोग सुनेंगे इनकी बात। अच्छा, मुझे अरशद भाई, मैंने आपसे लास्ट टाइम ही हमने कहा था, आपके पास एक नक्श वाली अंगूठी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कुछ ऐसे ही है ना? मैंने आपसे कहा था लेकर आनी है, आप इस दफा भी लाना भूल गए, तो अगले हफ्ते आपने आना जरूर है और हमें वो नक्श वाली अंगूठी दिखानी है लोगों को लाकर, क्योंकि कहते हैं
कि वाकई में साया बहुत बेहतरीन चीज़ और अल्लाह के नाम से ही तमाम चीज़ें होती है हमारे साथ। जावेद भाई आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि कैसे हाल अहवाल हैं। सियासत के अलावा हम बात करेंगे इस वक्त। पहले तो आपको जानते कि मुस्तहकम फील हो रहा है कुछ कारोबार की तरफ से, कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे अरशद भाई हैं, इन्होंने सितारे और सैयारी की इल्म की रोशनी में जो बात कही है और कैप्रिकॉन के बारे में, तो मुझे इसलिए खुशी हुई कि मेरा अपना जो स्टार है वो भी कैप्रिकॉन है। और इन्होंने कहा कि कैप्रिकॉन वाले जो है वो आगे बढ़ेंगे और वो वजारत उज़्मा या और किसी सीट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भी चांस है क्योंकि मैं भी कैप्रिकॉन हूँ। और फिर हमारी पार्टी जो है उसमें आपने देखा कि अभी जो चीफ मिनिस्टर बने वो भी एक आम वर्कर थे, एक आम स्टूडेंट फेडरेशन से आए थे, सुहेल आफरीदी साहब। और मेरा ख्याल है वज़ीर आला बनने से पहले आम आदमी उनको नहीं जानते होंगे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग होंगे, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। और अभी आपने देखा उन्होंने जो 3 दिन लाहौर में गुजारे हैं, किस तरह लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, एक आम जो सूबे के लोग थे। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो कराची और सिंध में भी विज़िट करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह उनका इस्तकबाल होता है। तो ये सब आप देखेंगे सियासत की जो बुनियादें थी जो 40-50 साल से मुख्तलिफ ख़ानदानों में चल रही थी, अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए आम आदमी तक रसाई आ गई, दस्तरस में आ गया। तो और यही चेंज इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक है, जिसकी वजह से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जावेद भाई, मैं एक बात बोलूँगा कि आपने कहा कि आपके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब ने लाहौर का विज़िट किया और क्योंकि बीइंग अ होस्ट हमें चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बातें उन्होंने की, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है ना वो PTI का वो थोड़ा ख़राब होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँगा कि हमने माजी में भी, क्योंकि मैं भुट्टो साहब के दौर में तो नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने उसको तहरीरों में पढ़ा, मैंने उसको वर्ड्स में सुना, मैंने लोगों से सुना। तो लेकिन तहरीक इंसाफ की एक बात है कि काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो बिलो द लाइन होती हैं, जो नहीं करनी चाहिए। आप बात का मौक़िफ़ उनका बिल्कुल सही था और बिल्कुल सही उन्होंने बात की, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो बिलो द लाइन थी, वो वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए थे। आप नहीं समझते? असल में अभी आपने जो बात कही, तो अभी इनको चीफ मिनिस्टर बने हुए मेरे ख्याल से कितने 3-4 महीने हुए होंगे, ऐसे ही है, सही है ना। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो कितनी दफ़ा अडियाला गए, वहाँ पे मुलाकात की कोशिश की, और अभी भी जो आसिरान थे, जो सीनियर क़यादत थी जेलों में, उनसे भी मिलने की कोशिश की। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बाकायदा मरासला दिया, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं उनसे बाकायदा तय हुआ। और फिर उसके बाद वो जब वहाँ पहुँचे तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, सही है। और उस दौरान आप देख रहे हैं कि जो खान साहब की बहन है उनके साथ जो अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ था, आप देख रहे हैं कि इस वक्त टेम्परेचर वहाँ पे इस्लामाबाद में क्या है और किस तरह। तो अब आप मुझे बताएं ना, देखें दोनों तरफ से होती है ये चीज़ें, सही है ना। अगर खुदा न खास्ता यही चीज़ पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हो तो वो सही होगी, या आप उसको सही कहेंगे नहीं कहेंगे? एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं, उन 4 सूबों की जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो प्राइम मिनिस्टर है या जो सदर है, उन सब की जो इज्जत है वो एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा सही है। अब जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, अच्छा फिर उन्होंने अभी जो बयानात दिए जिसके अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तो शायद आपने बयानात गलत नहीं है, मैं फिर बोलूंगा कि बयानात बिल्कुल सही हैं। अल्फाज का चुनाव बड़ा थोड़ा सा बिलो द लाइन। जब वो दाखिल हो रहे थे जब लाहौर के विजिट पे, तो आपने देखा कि उनको किस तरह के अलकाबात से, जो वहाँ के जो स्पोक पर्सन हैं जो उज़्मा साहिबा, उन्होंने किस तरह उनको कहा और मंशियात फरोशी तक के और मंशियात के आदि तक के इल्ज़ामात लगाए। तो आप मुझे बताएं कि जब आप इस तरह किसी का इस्तकबाल करेंगी तो क्या वो आपके लिए कोई नरम गोशा या अच्छा गोशा नहीं? मेरी बात सुने, आपके लीडर क्या कहते हैं, रियासत मदीना। मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात कंट्रोल करके बात की है, नहीं फिर भी उन्होंने बहुत कंट्रोल, नहीं आप उनके बयानात देखें ना। नहीं मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो देखें ना। एक तरफ देखें, मैं आपको थोड़ा सा मुझे एक तरफ आप जो पंजाब हुकूमत है और उसके जो स्पोक पर्सन वगैरह हैं उनके बयानात रख दें, उनकी जो चीज़ें वो रख दें, उनका इस्तकबाल रख दें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तो आपको चीफ मिनिस्टर तो बहुत
मतलब कंट्रोल में रह के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी। नहीं, मैं कुछ और, देखें मेरी बात, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनके साथ ज्यादती भी मान लिया सब कुछ, ठीक है, लेकिन आपकी मेरी बात सुनिएगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी बात करने की। आपके लीडर ने कहा कि रियासत मदीना, रियासत मदीना किससे चली? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी किरदार कशी की गई जी। लोगों ने इस्लाम क्यों कबूल किया? आपके हुस्न सलूक से, ठीक है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि माशाल्लाह वो शख्स है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिन्होंने सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी महसूस की, ऐसा है ना, तो बस थोड़ा सा वो, बिल्कुल उनकी मौक़िफ़ कोई गलत नहीं था, सब बहुत अच्छा था। सिर्फ बीइंग अ पीटीआई पर्सन मैं आपको ये कहूंगा, क्योंकि आपके लीडर भी जो हैं वो पढ़े लिखे शख्स है, ठीक है ना। तो जब आपका लीडर पढ़ा लिखा होता है, कहते हैं ना क्लास में टीचर अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो स्टूडेंट जाहिल ही निकलेंगे, तो आपके लीडर को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। यानी हम कहते हैं ना, एक मिसाल देते हैं बचपन में कि पूरी देग नहीं देखी जाती, चावल का एक दाना देखा जाता है कि देग कच्ची है या पक्की है। तो इसी तरीके से आपके अल्फाज का चुनाव बेहतर होगा तो बेहतर चीज हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ऐसे तो वैसे बैठे, मुझे फिर थोड़ा देखें, मतलब ये है कि जब ये सुहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो देखिए ये एक पार्टी का इंटरनल मामला होता है, वो जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बना दें। तो आप देखिए हर तरफ से ऐसी मुखालफतें हो रही थी कि जैसे कि वो बहुत ही उन्होंने, देखें आप इस वक्त देखें हुकूमत में जो लोग हैं, अगर इनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये सब नेबज़दा और इनके इंटरनेशनल स्कैंडल आए। सुन ले मेरी बात सुन ले, अरे मुझे भी थोड़ी बात करने दे। लेकिन सुहेल आफरीदी को तो एक आम वर्कर था, और एक आपने देखा कि उनके असासे भी कोई ऐसे नहीं है, ये वो कोई बहुत हाई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, कोई वडेरे नहीं है, सही है। फिर उनकी मुखालफत क्यों हो रही थी? इसका मतलब ये है कि आप इस सिस्टम में एक आम पाकिस्तानी को कोई हाई पोस्ट पे देखने ही नहीं चाहते, वो ख़ानदानी सियासत को बरकरार रखना चाहते हैं। और ये पहली ज़रब जो डाली गई है, तो उससे आप इतने बौखला गए कि हर आदमी आके उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। भाई इससे पहले जो थे गंडापुर साहब, वो भी तो पीटीआई के थे ना, वो भी पीटीआई के थे। तो क्या वजह है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ इतना? इसकी वजह ये है कि ये निज़ाम में एक ज़र्ब है, जो एक आम आदमी, एक आम वर्कर को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे लेके आ गया। और ये हर सूबे से अब यही आवाज़ें उठेंगी, और हर पार्टी से हो सकता है आने वाले वक्तों में कुछ अरसे में पार्टी में सिर्फ अशराफिया रह जाए जो आज इक़्तिदार में, और कारकुन सारे लेकिन मैं हो सकता है कि कराची जावेद सदीकी साहब को देख रहा हूँ कि हमारे वजीर आला हों को वसंत के इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं ये कहूँगा डॉक्टर तारिक आपसे कि आज डॉक्टर्स, अगर आपके पास हम आते हैं तो जावेद सदीकी साहब भी बीमार हैं, अरशद साहब भी बीमार है, ज़ीशान बीमार है, हमारे यहाँ बट साहब बैठे भी। सबसे कॉमन बीमारी जो आपके बिलो द चेस्ट आजकल रेशा फंस रहा है, उसके बाद आप खड़खड़ महसूस करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल अप, लेकिन वो कि मैं आम जुबान में इसलिए बोलूँगा कि आम लोग मुझे सुन रहे हैं कि खड़खड़ की फील आती है, उसके बाद बात करते हुए बात नहीं होती, सांस चढ़ जाता है, ये खांसी आ जाती है, तो इसको कैसे क्लियर किया जाए? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हर बंदा इसी चीज़ में परेशान है कि उसके शरीर में रेशा होता है। मैं पहले डिस्क्राइब कर दूं कि व्हाट इज़ ये रेशा क्या होता है। ये म्यूकस होता है हमारे लंग्स के अंदर, अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव सिक्रीशंस दी होती है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। वो म्यूकस इन रिस्पॉन्स टू एनी एलर्जिन पैदा होता रहता है। ठीक है। इस मौसम में एलर्जिन बहुत ज़्यादा होता है, हम इनहेल कर रहे होते हैं, गले की खराश में यहाँ स्टक हो जाते हैं, बाद में वो आगे चले जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके, फिर उनके रिस्पॉन्स के नतीजे में म्यूकस पैदा होता है, उसको हम रेशा कहते हैं। अब वो जितना ज़्यादा होगा तो हमारी सांस की नालियाँ जो बारीक होती हैं उनमें ये म्यूकस फंसता है और हमें सांस में तकलीफ होती है और एक कफ आती है। ठीक है। और कफ के जरिए वो उन छोटी नालियों से म्यूकस निकल के हम उसको कफ आउट कर देते हैं, बलगम जिसको कहना चाहिए। ठीक है। तो ये म्यूकस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यूकस की प्रोडक्शन हो क्यों रही है इन रिस्पॉन्स टू एनी एलर्जिन। अब वो किसी भी शख्स की किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तो उसको म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और उसको खांसी और नज़ला और ये सब चीज़ें शुरू हो गई, बलगम आना शुरू हो गया। फिर बलगम ज़रा सा आगे होता तो फिर वो येलो होने के बाद फिर खांसी के साथ पीले रंग का बलगम और बाद के ग्रीन कलर का बलगम रेशा आता है। अब डॉक्टर के पास जब मरीज़ ये शिकायत लेकर आता है कि मुझे रेशा है, फंस रहा है, तो हम पहले देखते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है या एलर्जिन टेस्ट करवा लेते हैं। अगर टेस्ट करने वाले के काबिल पेशेंट नहीं होता है, हम कोशिश करते हैं कि उस पेशेंट को एंटी हिस्टामिन दे दी जाए। पहले उसकी हिस्ट्री लेनी, कंप्लीट हिस्ट्री के बगैर कोई हिस्टामिन नहीं लेनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट हिस्ट्री में देता है कि उसको बार बार एलर्जी हो रही है, महीने में 3-4 दफ़ा नज़ला जुकाम हो रहा है और म्यूकस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और फिर मज़े की बात ये कि म्यूकस जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसके प्लग्स बन जाते हैं। वो प्लग हमारे जो अंदर एल्बुलाई है उनके अंदर फंस के हमें परमानेंट कफ की तरफ ले जाते हैं, और बाद वक़्त आपने देखा बहुत थिक बलगम आता है। उसकी वजह यही होती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि पहले इसके स्टार्ट से इसको रोका जाए, एंटीहिस्टामिन और एंटीबायोटिक की अगर ज़रूरत है वो दी जाए,
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। डॉक्टर तारिक, अब ये एक सवाल और आया है, दो सवाल आते हैं, जी, मैं जी। इकट्ठे कर लूँ ताकि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक तो जो खांसी की कोई भी दवाई होती है उसके अंदर सब लोग कहते हैं नशा होता है, नींद आ जाती है, तो क्या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जो कि हराम है? एक तो ये चीज़ कंफर्म करनी है, और दूसरा ये कहा गया है कि जब रेशा होता है उसके फ़ौरन बाद आपको जो खांसी आती है, वैसे तो नॉर्मल एक सीने से आवाज़ आती है, लेकिन अब जो ये बिलो द चेस्ट वाला रेशा है इसमें अगर खांसी आती है तो डायरेक्टली आपके दिमाग पर हिट कर रही है, यानी बैक ऑफ द दिमाग में दर्द उठता है जो कि आंखों तक आता है। हाँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जो पहला सवाल आपने पूछा कि कफ सिरप से नींद क्यों आती है, गालिबन यही क्वेश्चन बन रहा है। वो और उसके अंदर हाँ, वो चीज़ तो नहीं जो मना होती है। हाँ, उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें पहले थी। आपने शायद एक बड़े बुजुर्गों की बात सुनी होगी कि वो कहते थे बच्चे को खांसी रही ब्रांडी दे दे, हाँ जी, आधा चम्मच या क्वार्टर चम्मच। ये बहुत पुराना नुस्खा है। एक देखें, अल्कोहल को अगर एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाए तो उसको बाकायदा इजाज़त है, मुफ्तियों के फतवे हैं कि अल्कोहल इज़ पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द मेडिसिन ऑफ एलोपैथिक। नहीं और देखिए, अल्लाह ताला ने तो वैसे ही हलाल कर दिया ना उन चीज़ों को जो आपकी जान बचाती है। जान बचाने के लिए तो अल्कोहल फ्री मेडिसिन आती है हमारी तरफ, लेकिन कुछ खांसी के सिरप ऐसे हैं उनको डेलिबरेटली ऐसा बनाया जाता है। उमूमन उसका बाकायदा फार्मूले में एक चीज़ शामिल होती है जिससे पेशेंट को थोड़ी सेडेशन हो और खांसी से रिलीव होकर वो सो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये पहली मैसेज कंप्लेन आया हम है ये दूर कि करते एक हैं। बंदे ने कहा कि मैं इस पर काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ, मेरा नाम इब्राहिम अली है और मेरे बेटे का नाम तारिक है, तो डॉक्टर तारिक को मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर तारिक, रेशे वाली खांसी को मारने के लिए ज़रूरी है कि उसमें मिकदार जो आपने नाम लिया वो होनी चाहिए, वरना खांसी नहीं खत्म होती। नहीं जी, देख अल्कोहल की गलबन बात कर रही हैं, नहीं हम इसको मिकदार के ऊपर नहीं जाते हैं। देखें वो मिकदार का फिर गलत यूज़ होता है। एक ज़माने में एक सिरप में थोड़ी सी मिकदार बना के दी गई थी तो वो जितने हिरंची भाई है वो पूरी पूरी शीशियाँ पी जाते थे। आपको गलबन याद नहीं होगा। यार लोगों का हाँ, वो कुपियाँ समझ के ना उसको पीते थे और उसका फ़ायदा उठाते थे। इसीलिए मेडिकल में उमूमन अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, लेकिन सेडेशन उसमें रखी जाती है, एंटाहिस्टामिन मिला दी जाती है, खासतौर पे क्लोरफेनामिन मिला दी जाती है, जिससे कि सेडेशन का इफेक्ट होता है वो पेशेंट के आराम के लिए। लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास कफ से रिलीफ के लिए आता है। कफ का कोई सिरप कामयाब नहीं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, अभी तक वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट हो चुका है कफ सिरप का कोई रोल नहीं है। अच्छा, कोई कफ सिरप दुनिया में रिकमेंड नहीं किया जाता एक्सेप्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि उसकी वजह होती है कफ सिरप से कोई खांसी नहीं जाती, इसको देना भी गलत है, उसको पीना भी गलत है। अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट जैसे कैंसर का पेशेंट, सीए लंग का पेशेंट, उसको कफ हो रही है, वहाँ उसको हम सिम्टोमेटिकली कफ सिरप रिकमेंड कर देते हैं, वो भी पेशेंट को यूँ कह लें साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए कि तो उसको उसको थोड़ा जब से आती है हाँ कि मैं सिरप ठीक पी हो लिया जाऊंगा। मेरी खांसी कम हो जाएगी। ठीक और है जी। दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ गालिबन। मैं डॉक्टर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस अच्छा, उसके बाद करता हूँ, आपसे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, और फिर अर्शद भाई के लिए भी सवाल आए हैं और जावेद सदीकी साहब को कहा गया कि वेल डन जावेद भाई, आज आपने बहुत अच्छा बोला। तो ये तमाम चीज़ें मज़ीद जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत ज़ीशान। यहाँ पर हम जब भी चीज़ें ऑन एयर करते हैं तो चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर, सेकंड सवाल ये था कि आपका, एक तो हमने दवाई की मिकदार पूछ ली ना, ठीक है, और सेकंड थिंग ये पूछी जा रही है जो कि सम ऑफ द सवाल ये आ रहा है कि अब जैसे कि हमने रिकमेंडेशन पे आपने कही बात के नहीं है, तो हम उसका न्यूबलाइजर कैसा है? न्यूबलाइज जो हाँ, देखिए न्यूबलाइजर एक आपको सूथिंग इफेक्ट देगा। आपके जो ब्रोंकियाई हैं, जो हमारी सांस की नालियों के बारीक हिस्से होते हैं, वो जब हम न्यूबलाइज करते हैं तो उसमें एक दवा होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं आती हैं, वो उनको डायलेट कर देती हैं कि उनका साइज़ अगर डायमीटर कम है वो थोड़ा डायमीटर बढ़ जाता है तो एयर एंट्री और एग्जिट आराम से हो जाता है और म्यूकस भी बहुत आराम से निकल जाता है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ न्यूबलाइजर। ठीक है, अर्शद भाई आपकी तरफ आते हैं। 2026 कैसा रहेगा? किन लोगों की शादियां होने के बहुत इम्कानात हैं? किन लोगों का ये सवाल है कि हमारे घर ना टूटे, या किन किन चीज़ों से हम एहतियात करें कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर रहे, और नौकरियों के लिए कैसा रहेगा ये साल, मईशत के लिए कैसा रहेगा ये साल? निशान भाई की शादी का भी बता दीजिए। देखिए मैं आपको महीनों के हिसाब से तरतीब से, ताकि हर आदमी समझ सके, ठीक है, क्योंकि हर एक की जो पैदाइश है मुख्तलिफ ऐसे है, ही। उसके अपने पर्सनल चार्ट में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन 2026 आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर क्या असर डालेगा और किन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा वो मैं आपको बताऊँ। जनवरी वाले जो है, सबसे पहला जनवरी का महीना है, इनको आसानियां मिलने जा रही हैं, इनकी इज्जत वकार में इजाफा होने जा रहा है, ये ट्रैवलिंग करते नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा इनके पास जो फाइनेंस के माली मुस्तहकम होते चले जा रहे हैं ये लोग। और दिसंबर वाले के इसके अलावा उसके बाद जब हम फरवरी में जाएंगे तो फरवरी वाले अगर जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनकी जॉब मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अगर वो ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं पसंद की जगह तो वहां भी उनके चांसेस बने हुए। सेकंड क्वार्टर जून के बाद से अगर उनके रिलेशनशिप में खराबी थी वो बेहतर हो जाएगी, शादी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मामला बेहतर हो जाएंगे। और उसके अलावा यह है कि अगर वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हैंडसम टाइम होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्च के महीने की, जो पाइसिस कहलाते हैं।
तो उसके लिए ये है कि उनके लिए तो ये साल वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जुपिटर की ऐसी ट्राइंग है उनके साथ। तो इस वक्त उनके मामलात, मोहब्बत के मामलात, औलाद के मामलात, इनाम वगैरह में बहुत दिलचस्पी रखते हैं पाइसेस के लोग, वहाँ उनको कामयाबी मिलेगी। सेकेंड क्वार्टर में ये जॉब के लिए कोशिश करें तो जॉब के मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, नजर बद का शिकार होते नजर आ रहे हैं ये लोग, काफ़ी टाइम से परेशान है ये लोग पाइसेस। खूबसूरती। इसके बाद अगला जो ज़ोडिक साइन है वो हमारा जो अप्रैल है, जिसको हम बुर्ज हमल यानी कि एरिस कहते हैं। तो इन लोगों को ये जो साल है, इस वक्त इनको प्रॉपर्टी के मामलात में फ़ायदा हो रहा है, नया घर बना रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, रियल इस्टेट से जो मुंसलिक लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा जब ये सेकंड क्वार्टर में जाते हैं तो इनको वहाँ कोई, अगर ये इनामात में दिलचस्पी रखते हैं, औलाद के लिए परेशान थे तो औलाद की कोई खुशी, बड़ी औलाद है तो उसकी खुशी मिलेगी। अच्छा, ख़ासतौर पर एरिस में मैंने देखा है कि जो एरिस पेरेंट्स होते हैं तो उनके यहाँ कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर ज़रूर होता है, और वो बच्चा जेमिनी से हो या ल्यू से हो, तो उनके ख़ानदान में जेमिनी हो सकता है उस बच्चे को कोई अच्छा रिजल्ट और कामयाबी मिले, और ये लोग सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनको ये है सेटर्न इनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर से सदका देना चाहिए हफ्ते के दिन, और अलम नशा पढ़ना चाहिए, ये इनके लिए बेहतर अमल साबित होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस, जो लोग मई में आते हैं। तो मई के लिए तो ये फाइनेंस मेकिंग का साल चल रहा है, पैसा बनाने का साल है। इसके बाद जून के बाद से इनके जो शादी में रुकावट चल रही थी, अज़दवाई ताल्लुकात में रुकावट चल रही थी, बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, यहाँ इनको आसानियाँ मिलेंगी, रिलेशनशिप इनके बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब इनको भी ख्याल करना है कि आने वाले दिनों में इनकी ऐसा एक सिस्टम शुरू होने जा रहा है जहाँ इनको, इनके पास साल 1.5 साल है, उसके बाद ये तंगी महसूस करेंगे। तो कोशिश करें कि ये भी सूरह अलम नशरा पढ़ें, और उसके साथ साथ ये सूरह नास 9 बार हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाएं, और हफ्ते के दिन सदका दिया करें, ये इनके लिए बेहतर जाएगा। इसके बाद हम बात करें मई के बाद जून की बात करें, तो जून वालों के लिए भी बहुत अच्छा समा चल रहा है, ये जून तक चलेगा। फाइनेंस मेकिंग का साल है, पैसा बनाने का साल है इनके पास, पैसा बनाएं। इसके अलावा इनको जॉब में प्रमोशंस मिल सकती है, जॉब के लिए कोशिश करेंगे, इनको जॉब में कामयाबी मिलेगी, स्टेटस अच्छा हो जाएगा, फैमिली का स्टेटस, घर में किसी नए अफराद का इजाफा हो सकता है, सेहत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये नया घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस साल इनका घर भी तब्दील होगा, गाड़ी भी तब्दील हो सकती है। लेकिन अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो इनको चाहिए बुध के दिन ये हरी चीज़ों का सदका करें, इनके लिए बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जुलाई की। तो जुलाई के लोग तो बहुत हैंडसम चल रहे हैं पिछले साल से, उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, रूहानियत बहुत ज़्यादा उनके अंदर बढ़ चुकी है, गैर मुल्की ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आने वाले दिनों में जून के बाद इनकी जो है जॉब में जहाँ ये कर रहे हैं, अव्वल तो अभी तब्दील ना करें, लेकिन जहाँ कर रहे हैं वहीं प्रमोशंस होगी, वहीं तरक्की हो जाएगी इनकी। इस टाइम मीडिया पे छाए हुए हैं जुलाई के लोग काफ़ी, और इनके यहाँ शादी के मैटर्स हैं, शादी भी हो सकती है पसंद की, ये तमाम चीज़ें इनके पास होने जा रही है। इसके बाद बात करें बुर्ज असद ल्यू, ये बादशाहों का बुर्ज है। जितने भी हमारे पास जो सदर आते हैं ना पाकिस्तान में, अभी तक जो सदर हैं सब ल्यू में होते हैं, इनके अलावा होते नहीं, और इनकी जो ताकत है वो मेडिसन्स पर है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इनको इस साल जो है पैसा तो आ रहा है, और अब जो जून के बाद से इनके पास जो क्वार्टर आएगा तो इनके बाद इनकी जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, पिछले कई साल से मेहनत कर रहे हैं आगे आने के लिए, तो वो हो नहीं पा रही थी। अब इंशाल्लाह ताला इनको वहाँ बड़ी सक्सेस मिलेगी, इनकी कामयाबियाँ मिलेंगी, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। इनकी मंगनी, शादी, निकाह, औलाद की खुशी, ओवरऑल ख्वाहिशात की तकमील का साल शुरू होगा 9 जून के बाद से बुर्ज असद के लिए, ल्यू के लिए, यानी अगस्त, जो लोग अगस्त में पैदा होते हैं। अब सितंबर वाला, उसके बाद हम आते हैं सितंबर में, जो सितंबर के लोग हैं तो ये भी बड़े अच्छे चल रहे हैं इस वक्त। हमारे यहाँ बहुत सारे नामी गिरामी लोग इस वक्त हैं इसके अंदर। इस वक्त इनके 11th हाउस में जुपिटर है, ब्लेसिंग बहुत अच्छी है, इनकी ख्वाहिशात की तकमील है, इनके पास ट्रैवल है, इनके पास सफ़र है, पसंद की शादी के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इनको जो नज़र रखनी है ना, वो ये रखनी है कि इनके छुपे दुश्मन बहुत बार काम कर रहे हैं, इनको अपने उन दुश्मनों पे नज़र रखनी है। इनके दुश्मन मौका चाह रहे हैं, कोई मौका मिले और वो काम करें। अच्छा, रिलेशनशिप में अगर ये हैं तो इनको चेक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इनके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, हाँ, रिलेशनशिप में इनके पास धोखे के चांसेस, बच्चों को समझा रहा हूँ ये बात कि बहुत मोहतात अरेंज मैरिज की तरफ जाएँ तो वो ज़्यादा रहेगा। 9 जून के बाद से इनके बाद एक ऐसा सफ़र शुरू होने जा रहा है जो इनको एब्रॉड की तरफ लेके जा रहा है, जो इनको एमिग्रेशन की तरफ, अगर वहाँ पर है परदेश में तो एमिग्रेशन के लिए कोशिश करें। अब इनको वहाँ PR मिल सकती है, वहाँ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सेहत में जो खराबी है, इनकी सेहत इंप्रूव होगी अब, और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो ये इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट का साल है इनके 2026 वर्गो साइन के लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे 7वां ज़ोडिक साइन जो कि वर्गो है, जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो उनके बानी भी वर्गो ही हैं, लिब्रा में आते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर के लोग, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनका इज्जत वक़ार में इजाफा हुआ है। पिछले मार्च जो है इनके चौथे घर में एग्जॉल्टेड हुआ है, तो पिछले महीने से इनके पास इज्जत वक़ार में इजाफा हुआ। मैंने दबा हुआ था, मैं पिछले कई सालों से बयान करता आ रहा हूँ चीज़ें। तो अब इनकी वक़ार में इजाफा होगा, इनको जॉब मिल सकती है, स्टेटस बेहतर हो जाएगा।
ये इस साल का सबसे बेस्ट स्टार होगा, इसकी ख्वाहिशात की तकमील पूरी होंगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा उसके अपने पर्सनल जायचे के ऊपर कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये ट्रांजिट है। ट्रांजिट में ये कि लिब्रा की खवातीन शादी की तरफ जाएंगी, रिलेशनशिप की तरफ जाएंगी, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करें, क्योंकि बहुत तवाज़ुन का ज़ोडिक है ये, बैलेंस करके, जज्बाती नहीं है ये, लॉजिकल लोग होते हैं, बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। तो लिब्रा के लिए बड़ा हैंडसम है ये। ठीक है जी। इस वक्त जो सबसे अब आता है नवंबर का, जो स्कॉर्पियो के लोग हैं, ये सबसे हैंडसम चल रहा है। इसके पास सफ़र है, ट्रैवल है, खुशियां हैं, औलाद की खुशियां हैं, नया कारोबार करना है। मैं कहता हूँ स्कॉर्पियोस को कि भाई जो पिछले सालों से आप चले आ रहे हैं, ये बहुत हैंडसम टाइम है। आप लोग अपनी तमाम कोशिशों में तेज़ी दिखाइए, सुस्ती मत कीजिए, ऐसा समझिए कि रहमत बरस रही है, दरवाज़ा खोलिए अपने और आगे बढ़िए और इन चीज़ों को कामयाबी हंसोते ना रह जाइए, वरना ये टाइम गुजर जाएगा। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो स्कॉर्पियो को पसंद की जगह शादी, नया बिजनेस, औलाद की खुशी, तमाम चीज़ें मिलने जा रही हैं जो लोग नवंबर में पैदा होते हैं। दिसंबर वालों के लिए ये साल बहुत, दिसंबर वाले, हाँ दिसंबर जो है वो हमारा 20 तारीख तक होता है ना, उसके बाद तो फिर कैप्रिकॉर्न आता है। दिसंबर के महीने में बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस के जो लोग हैं वो काफ़ी साल से परेशान रहे, अपनी हेल्थ वाइज परेशान रहे हैं, अपने घरेलू सुख की वजह से परेशान रहे। अब इस साल उनको घरेलू सुख भी मिलेगा, प्रॉपर्टी के मसाइल भी हल होंगे, बैरून मुल्क सफ़र के भी चांसेस बन रहे हैं, पसंद की जगह शादी के भी चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये इनके लिए बहुत हैंडसम टाइम है। ये लोग सफ़र करते नजर आ रहे हैं, वर्गो सफ़र करते नजर आ रहे हैं, लिब्रा सफ़र करते नजर आ रहे हैं, जैमनाई सफ़र करते नजर आ रहे हैं, स्पाइसेस में भी है कुछ, स्पाइसेस भी सफ़र कर रहे हैं। ये इस टाइम जो दो, वैसे हमारे एक भाई हैं वो वाकई में बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी करानी है हमने, तो क्या करें? बिल्कुल कराएं, उनका बड़ा सफ़र है उनका। देखिए स्पाइसेस एक्चुअल आपको ये पता हो कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो हमारे अंदर टैलेंट कौन सा है। ठीक है। हम किसी को देख के आते हैं तो कामयाबी उतनी नहीं मिलती, जो परवरदिगार ने टैलेंट दिया है अंदर तो ये टैलेंट है, आप उनको कुछ दें वो उसमें आपको उड़ा देंगे, शो करें उसमें से आपको उड़ा देंगे, वो इतने टैलेंटेड है हमारे भाई। उनकी 24 फरवरी 1979। देखिए पाइसेस के जो लोग हैं ना, अल्लाह ताला ने, वो आखिरी ज़ोडिक है, हमेशा तजर्बा रहा है और देखा गया है कि ये लोग वहां तरक्की करते हैं जहां पैदा नहीं होते। ठीक है। ये जब अपना मुल्क छोड़ के दूर जाते हैं तो ये तरक्की करते हैं। जिस तरह एरिश के लोग हैं जो बुर्ज हुमल कहलाते हैं, जब ये ट्रैवल करके दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ इनका नसीब काम करता है, वहाँ इनको सक्सेस मिलती है। इसी तरीके से लियो का आदमी, अगस्त का आदमी कितने काम कर ले, क्योंकि ये बादशाह है, या तो ये लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आया, इसको फाइनेंस और इज्जत वक़ार या तो सियासत में है या फिर मेडिसिन के शोबे में है, क्योंकि ये किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, ये देने वाले लोग होते हैं। मैं डॉक्टर तारिक से फिर राब्ता करता हूँ। डॉक्टर तारिक ये अच्छा, कहते हैं जी, एक मिनट आते हैं आप जावेद जी, आपका तो माशाल्लाह स्टार बड़ा अच्छा जा रहा है। 2026 आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा। अभी तो हमारे जो अरशद भाई है ना, इन्होंने जो कहा तो अंदर से मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हमें भी कुछ मिलने वाला है। इन्होंने तो वज़ीर आज़म तक की, खैर वज़ीर आज़म तो इंशाअल्लाह ताला अब जब आएंगे तो हमारे इस वक्त जो खास साहब है। एक बात अल्लाह तबारक व तआला, मैं जावेद भाई एक बात बोलूँगा, अल्लाह ताला ने अभी हमने जैसे पहले पे डाउन ट्रैप बात की, मैं दोबारा उसको नहीं खोलूँगा। अल्लाह ताला ने जो सक्सेस आपके लिए लिखी है ना, वो आपको मिलेगी, वो कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो। मैं इन्नमल अमालु नियत, बिल्कुल अगर आपकी नियत भी है और आपका नसीब अभी भी जैसा हमारे भाई साहब ने जो जायचे बताए सब, अब भाई आप पिछले दिनों सुन रहे हैं कि लाखों नौजवान जो हैं वो मुल्क बैरून मुल्क जा रहे हैं, उसमें हर स्टार के लोग हैं, लियो के भी हैं, कैप्रिकॉर्न के भी हैं और जो दूसरे स्टार हैं उसके भी हैं। उसकी वजह के शायद मैं इनसे सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हर पूरी दुनिया के लिए होती है या जो स्टेबल मुल्क होते हैं उनके लिए होती हैं, जो कि आपको कारोबार में फ़ायदा होगा? क्योंकि यहाँ पे तो आप कारोबार देख रहे हैं कि कोई भी स्टार का हो, सबके ही कारोबार तकरीबन, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, सबके तबाही की जानिब चला गया। और जो यहाँ के नौजवान हैं जिस बड़ी तादाद में, उस पर हर स्टार के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं। तो बस कि ये इतलाक जो है मुस्तहकम मुल्कों के लिए होता है, ये हर मुल्क के लिए? मेरा एक सवाल है एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए आप बता दें, पूरी दुनिया के लिए बता। ये निज़ाम शमसी है जी जी, ये सोलर सिस्टम है जी जी, चांद सितारे पूरी दुनिया के लिए हैं जी, जो यहाँ हो रहा है वही सब पे लागू होगा। अल्लाह एक है और निज़ाम भी एक है, तो सब जो चीजें यहाँ, अगर अगस्त का आदमी वहाँ है तो उसके हिसाब से भी वही चीज मैंने कहा ना, जो लोग वहाँ भी वो परेशान रहेगा जी, अगर यहाँ अगर उसकी परेशानी लिखी है तो अमेरिका में भी है तो परेशान है। पहले तो ये देखिए ना, दो चीजें समझिएगा। क्योंकि मैंने कहा मालूमात का एक जखीरा मौजूद है, तो मैं पहले ये देखिए कि परवरदिगार ने मुझे पैदा किस काम के लिए किया, पहला तो ये था। फिर दूसरा ये देखिए कि मेरी जो सक्सेस है वो मेरे मुल्क में रखी है या बैरून मुल्क रखी है। जब आप इस चीज को समझेंगे, जैसे आप जो है कैप्रिकॉर्न जो है ना, वो प्रॉपर्टी को डील करता है,
यानी कि हफ्ते दिन की पैदाइश है इनकी, और इनको जो कामयाबी मिलती है वो प्रॉपर्टी लैंड के ऊपर, इनकी तवज्जो भी वहाँ बहुत रहती है। फिर ये सियासी तौर पर वजीर आजम है, सदर नहीं है, ये वजीर आजम के ओहदों पर आते हैं ये लोग। अब जैसे तारिक साहब हैं, ये तारिक साहब ल्यू हैं, तो ये हमेशा जब भी आते हैं सदर पाकिस्तान सदर के रोदे पर आते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना, नीचे आना पसंद नहीं है, क्योंकि एक रुतबा है, अल्लाह ने दिया है ना वो रुतबा, उन्होंने तो नहीं बनाया, एटिकेट तो दुनिया के अलग हैं। तो वो सदर के ओहदे पर आते हैं जब भी हमारे पाकिस्तान में। आप शुरू से देखें, यूब खान से लेकर अब तक देखें, सब ल्यू हैं, और वजीर आजम की पोस्ट पे आप ही आते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई गलत आदमी आता है तो फिर उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो उसका मर्तबा नहीं होता। तो पहले तो ये जाने कि परवरदिगार ने मुझे मर्तबा क्या दिया है। जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं उनके 12वें घर में स्टार होता है, वो उनको वहाँ लेके जाता है और वहाँ आसानी मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने मुल्क में ही सक्सेस मिलती है। अब मैं बिजनेस के लिए बताता हूँ कि आप अगर दवाखाना खोल रहे हैं या आप अगर दफ्तर खोल रहे हैं तो आपके लिए कौन सा एरिया है जहाँ पे आप सक्सेस पाएंगे। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का आपने कहा, तो इत्तेफाक ये कि मैं प्रॉपर्टी की भी काफ़ी अर्से प्रॉपर्टी का भी काम कर चुका हूँ, सही है, और अब मैं टेक्सटाइल फील्ड में आ गया। और वो इस वजह से आया क्योंकि जब तक आपकी हुकूमती पॉलिसियाँ सही नहीं होंगी, अब देखें ना, आप प्रॉपर्टी इस वक्त आप देखें, पिछले दिनों जब मुशर्रफ साहब का दौर था उस वक्त जिस तरह प्रॉपर्टी बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर्टी के अलावा कोई काम ही नहीं है, और हम भी ये समझ रहे थे कि हमने अब सारी ज़िंदगी प्रॉपर्टी। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मुशर्रफ साहब गए और जरदारी साहब आए तो उसमें फिर स्टार का नहीं हुआ, फिर उसमें सबका ही नुकसान हुआ। जिसने गवादर में इन्वेस्टमेंट की उसका भी नुकसान हुआ, जिसने कराची में इन्वेस्टमेंट की उसका भी नुकसान हुआ, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ क्योंकि उस वक्त हालात इसके हक में नहीं थे, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत हाई हो गई थी, लोगों की परचेजिंग पर। आज भी आप देख लें, आज अगर आप जाके मार्केट में सर्वे करें तो आज भी सेल परचेज, क्योंकि बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सही है। और मुल्क में जो लोग हैं वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे पास जो हमारी जमा पूंजी है वो हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें और फिर रेट नीचे आ जाए। जैसे अभी आप बहरिया टाउन पे सुन रहे हैं और बहुत सारी जगहों का सुन रहे हैं कि वहाँ पे रेट, जैसे क्लिफ्टन डिफेंस में एक वक्त में करोड़ों 8-10 करोड़ की चीज़ पहुँच गई थी, फिर आस्ता आस्ता नीचे आई। तो लोग इस डर की वजह से इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और अपने बच्चों को, जो हमारी नई जनरेशन है, वही पैसा वो उनके ऊपर खर्च करके उनको बाहर भेज रहे हैं, जो किसी भी मुल्क के लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। क्योंकि ये हमारी यूथ जो है, अगर ये मुल्क में रहती है, ये बैरून मुल्क जाके वहाँ पे काम करके उन मुल्कों को तरक्की देने के बजाय अगर टैलेंट है तो अपने मुल्क को तरक्की दें। लेकिन हुकूमती पॉलिसियाँ, अगर हुकूमती पॉलिसियाँ आवाम के हक़ में होंगी, आवाम का उनके ऊपर एतमाद होगा। आप देखें ना, एक अरसे से बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपके रफ़ाई इदारे चला रहे हैं, ईदी हो गया, सैलानी हो गया, या JDC वगैरह जो भी है, क्या फ़र्क पड़ा? करोड़ों रुपए। चलें, ईदी साहब का तो एक नाम है और एक उन्होंने मेहनत है कि उनकी एम्बुलेंस आ जाती है। अगर आप सोचें कि ये ना हो तो हुकूमत जो है, चाहे वो सिंध की हो या पंजाब की हो या किसी की भी हो, अगर ये रफ़ाई इदारे ना हो तो आवाम का क्या हाल हो? क्योंकि हुकूमती पॉलिसियाँ नहीं है लेकिन वो भी बेचारे परेशान हो गए कि अरबों खरबों रुपए भेजने के बाद भी आज मुल्क जो है जिस मुकाम पे खड़ा था उससे भी नीचे आ गया। तो इसका मतलब इसका मैं अक्सर प्रोग्रामों में यही कहता हूँ, तालीम, सेहत और रोज़गार, ये 3 चीज़ें हुकूमत फोकस करे तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें खुद ही सही हो जाएंगी। क्योंकि जब तालीम और सेहत और रोज़गार आपके पास होगा तो आपकी सोच पॉजिटिव होगी। जब आप बेरोज़गार होंगे, जब आपके घर में खानों का नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी जो सोच है वो नेगेटिव साइड पे जाएगी, उससे नेगेटिव लोग फायदा उठाएंगे। जब कहते हैं घर पे खाने को नहीं तो अच्छा, एक चीज मैं आपस में भाइयों की लड़ाई हो जाती है। आप जैसा भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। एक बात जरूर कहूंगा कि अर्शद साहब, आपको भी मैं टारगेट करूंगा इस बात में, हर चीज मेरे रब के आगे झूठी पड़ जाती है। यानी अगर आप सक्सेस चाहते हैं ना जिंदगी में, तो बुर्ज कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ें। और कहते हैं कि नमाज तकदीर बदल देती है। आपको सिर्फ यहाँ पर जब अरशद भाई ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त यही कहा था कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, होता फैसला ये इल्म है, ये जो इल्म अल्लाह है। ताला करता है। बिल्कुल, तो ये इल्म है। अल्लाह का दामन थामने के बाद अरशद भाई की बताई हुई बातों पे चलना है तो जिंदगी बड़ी आसान होगी। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर तारिक से कुछ सवाल करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह में ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। जिब्रील का खत्म हो गया, हम जो है वो ये कहेंगे डॉक्टर तारिक से। डॉक्टर तारिक, मुझे ये बताइएगा कि हमने बात कर ली इसके ऊपर, आपका क्या कहते हैं, बलगम के ऊपर बात करी, खुश्की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जिसको डेंड्रफ, अच्छा गले के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, नाक के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर बेहतरीन उसका जो बचपन से मैंने भी देखा है, दादियों ने, बड़ों ने बताया कि अपने बेली बटन, कान और नाक के अंदर अगर आप सरसों का या जैतून का ऑयल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, सर को ऑयलिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। जो कि आजकल बड़े हम कमर्शियल एड्स में देखते हैं ना कि ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ये ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है और ऑयलिंग करनी चाहिए। ये तो मैं यहाँ पे सबको कहूँगा कि ऑयलिंग करें। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम विटामिन C का इंटेक रेशा है
और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, तो हमें विटामिन सी चाहिए, तो बेहतरीन सोर्स है कीनू या माल्टे की। तो क्या हम बलगम वाले टाइम पर ये खा सकते हैं या नहीं? देखिए, विटामिन सी के पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लें तो हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे किस काम की चीज़ है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और जो हमारी बॉडी का एलर्जिक रिस्पांस होता है उसको बेहतर करने में मदद करता है। अदरवाइज़ विटामिन सी अल्लाह ताला ने इस मौसम में माल्टे किन्नू वगैरह भी दिए तो उसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अगर हम उसका सप्लीमेंट साथ में ले लेते हैं तो डेट्स नॉट बैड, लेकिन अगर हम विटामिन सी से भरपूर किन्नू माल्टे इनका जूस वगैरह ले लें, इनको खा लें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाती है, तो हम ये छोटे मोटे इन्फेक्शन से बच जाते हैं, खासतौर पे गले का। तो ये मतलब हम खा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि भाई हम उनके गुटखा खाते हैं, अच्छा गुटखा खाते खाते उनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गया, अच्छा उन्होंने स्टीम वगैरह ली, 2-3 दिन बाद वो सही हो गए और सही होने के बाद उन्होंने दोबारा गुटखा खाना शुरू कर दिया और वो ये कहते हैं कि अब मुझे बीमारी नहीं होगी। तो मेरी जानकारी के मुताबिक अगर तो आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको एस्थमा है तो वो क्योरेबल फिर भी है, लेकिन आपको एक सर्टेन एज में आपको होता है तो फिर वो क्योरेबल नहीं है, वो एस्थमा चलता है। इज दिस ट्रू और नॉट? और इनके लिए क्या हिदायत है? देखिए, एक चीज़ होती है हेरिडिटी, जो पैदाइशी आपको मिलती है या जेनेटिकली कह लें आपके ट्रांसफ़र होती है मदर फादर से, उसको हम लोग एडमिट करते हैं। और एक होती है आफ्टर द एज ऑफ 15, 10 या 16 एक बीमारी आ जाती है तो वो दैट इज़ नॉट हेरिडिटी, वो जेनेटिकली नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर माँ बाप में किसी एक को अस्थमा है तो किसी स्टेज पर जाकर उनको होने के चांसेस होते हैं, लेकिन फ्रॉम बर्थ अगर है और उनके वालिदैन को है तो उसको हम हेरिडिटी कहेंगे। लेकिन एस्थमा इज प्रिवेंटेबल नॉट ट्रीटेबल। आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं तो बेहतर मेडिसिन से वो अपनी कंडीशन बेहतर कर सकता है, लेकिन एस्थमा का रीज़न सिंपली ये कि आपको एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को पकड़ना होता है, किससे आपको एस्थमा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स, हम उसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे। अगर वो सिंपली फ़र्ज़ करें चावल से एलर्जी है उसको या किसी मसाले से एलर्जी, तो वो उसको छोड़ देगा। तो एस्थमेटिक अटैक में हम चाहते हैं कि 6 महीने से साल का डिफरेंस आ जाए, 2 साल का डिफरेंस आ जाए, होंगे फिर भी, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मैं इखलाक आपकी तरफ आता हूँ। इखलाक भाई ने एक मैसेज किया, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा टेस्ट होता है जिससे एलर्जी का बेस्ट पता चलता है? सीरम IgE लेवल, सीरम IgE/E लेवल, E11, ठीक है। और ये कॉस्टली टेस्ट है? नहीं इतना कॉस्टली, इतना कॉस्टली सिंपल टेस्ट है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब से मैं एक ज़रा सवाल करना चाहता हूँ जनाब। कि कराची में भी खाने पीने का बड़ा रिवाज रहा है, और पहले बंस रोड, नाज़िमाबाद वगैरह सब थे और सब, और इस वक्त आके उस वक्त तो जिम वगैरह भी नहीं थे, लोग वॉकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, वैसे ही पैदल ज़्यादा चलते थे। आज कहा जाता है जी बाहर के खाने नहीं खाएं, ये नहीं खाएं। अब आप मुझे, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये बाहर के खानों की वजह से जो आजकल हमारी बीमारियां हैं, या जो पोल्यूशन, जो इंटरनेशनल इदारे भी कहते हैं कि कराची इस वक्त दूसरे या तीसरे नंबर पे है पोल्यूशन, ये उसके असरात हैं, ये खाने के असरात हैं? क्योंकि खाना तो जब से शहर आबाद हुआ है, जब से बंस रोड, नाज़िमाबाद और जावेद निहारी, जब से ही लोग खा रहे हैं, लेकिन बीमारियां आज आप देखें, जो बीमारियां हम सोशल मीडिया पे भी फला बीमार है उसके लिए दुआ है, फला बीमार है, और वैसे भी हम हॉस्पिटल में जाते रहते हैं तो वहाँ देखते हैं। तो इसकी वजह क्या है? ये पोल्यूशन है, ये जो कचरा और कुंडियाँ बनी हुई है पूरा शहर, ये है, या खाना पीना है? अच्छा, इसका एक आंसर मैं करूंगा कि क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं खाना नहीं खाएं, बाहर खाना नहीं खाएं, कि जावेद साहब को घर पे जाकर दाल दिया, उनको बहुत पसंद है, तो डॉक्टर साहब भी भाग कर देकर आएंगे। अब तो पहले कहते बाइक की चाबी दो। दूसरा आंसर आप करिएगा। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, पे नहीं बल्कि खाने पे ज्यादा, जबकि देखा जाए मेरे हिसाब में, अगर देखता हूँ कि अगर आप शहर की सफाई सुथराई और ये सब चीजें कर लें तो आधी बीमारियां तो मेरे ख्याल से वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, जो बात हाईलाइट हो रही है, इन्होंने बात के अंदर इनका जवाब शामिल है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे या तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में हम बैड कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन अब उसको इम्प्रूव करना हमारा, मेरा, आपका, ये किसी और की बात नहीं है। इसके अंदर कंट्रोल टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, बाजार से बात है, ये सच्ची बातें कड़वी लगती है कि हमने सारा शहर तो खोद दिया, आधे से ज़्यादा शहर खुदा हुआ है। अब उसकी वजह से जब गाड़ियाँ जाती तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होना ही होना है। उसमें टोटल ओवरऑल कराची को देखा जाता है, एक इलाके को नहीं देखा जाता। आपकी जो फ़िज़ा है पूरी की पूरी पॉल्यूटेड हुई ड्यू टू डस्ट एलर्जी हर एक को हो रही है। अब उसको ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी। बाकी खाने की बात इन्होंने की, देखें खाने का मयार सबसे पहले मैटर करता है, आप खाना कहाँ से खा रहे हैं। अब पहले खाने इतने ज़्यादा लोग बाहर के खाने नहीं खाते थे, जो बनाने वाले होते तो उसके स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किए हुए थे। अब हर दूसरा बंदा रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, कोई क्वालिटी चेक नहीं है, वो क्या खिला रहा है आपको, क्या नहीं खिला रहा है। बीमार तो आपने पड़ना है। दोस्त एक सिंपल सी बात है, जिंदा है, हलाल है या मरा हुआ जानवर है वो नहीं पता नहीं। और मेरे दादा ने काम शुरू किया था उसी तेल में मैं भी तल रहा हूँ, क्योंकि मैं बस वो क्वालिटी वहाँ से खराब हो रही है। अच्छा जी, इखलाक अहमद साहब ने मैसेज किया है और उन्होंने कहा कि मैं 2022 में दुबई गया था, 2026 में मेरा आना बेहतर है या नहीं। उनकी तारीख पैदाइश है 11
फरवरी 1987। फरवरी के जो लोग हैं, अब अगर बैरून मुल्क गए हुए थे, गए में हैं और वो आना चाह रहे 2026 में, जी, तो इखलाक अहमद साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए आना बेहतर है या नहीं? बेहतर है, बेहतर आ सकते हैं, आ सकते हैं। बेहतर है। अच्छा जी, इमरान भाई जो है वो उनका स्टार पाइसेस है और 24 फरवरी 1979 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और शादी करना चाह रहे हैं, तो मामला कुछ बेहतर होंगे? देखें, इस वक्त ये है कि इनके जो हालात हैं वो बने हुए हैं शादी के लिए, और ये जून तक अगर शादी कर लेते हैं, रिश्ता तय कर लेते हैं, तो बहुत हैंडसम टाइम है। जून तक का इनके बाद बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम में इनको शादी कर लेनी चाहिए, मंगनी एंगेजमेंट जो भी करना है कर लें, क्योंकि फिर इसके बाद ये इनका ध्यान जो है वो जॉब कैरियर की तरफ चला जाएगा। फिर इनको 27 में ये मौका मिलेगा दोबारा। ठीक है, 2027 में, फिर 27 में उनको ये मौका। ठीक है, मतलब ये जनवरी टू जून तक ये कर लें। और इमरान भाई सुन रहे तो कर लें, फिर आपकी हम शादी यहीं करवाएंगे। और मैं पहली दफा लाइफ में कर रहा हूँ कि मैंने कभी शादी नहीं कराई। के पास एक साहबी तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत मेरे साथ मसले मसाइल हैं, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तुम्हारा निकाह हो गया? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा निकाह कर लो। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़, मसले मसाइल से निकलने के लिए आप सब ने खुद तरबियत दी है। और हमारे मुफ्ती मसूद साहब आजकल आप देख रहे हैं कि वो भी तारिक मसूद साहब के वो कहते हैं 2-3 के बाद मैंने कहा अब मैं शादी कर लूँ, यानी 3 निकाह के बाद, और माशाल्लाह आज बड़े खुशहाल हैं। देख रहे हैं आपके लिए कॉल आई एक और पाइसेस, इंग्लिश में बोलूंगा और थोड़ा सा खराब हो जाती है। 1979 24 ऑफ फेब इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पाइसेस है, 2026 में बाहर जाना चाह रहे हैं फेब में। तो वैसे आपने कहा कि फेब वालों के लिए अच्छा है। आज मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका लक सेक्टर ज़्यादा कहाँ काम करता है, तमाम लोगों को पता होना चाहिए ना। तो उसमें पाइसेस के लोगों को तो मैं ये कहता हूँ कि उनको कोशिश करनी चाहिए वो जहाँ उनकी जाए पैदाइश हुई है वहाँ से दूर जाके कहीं अपने आप को सेट करें। ठीक है, अगर वो अपने मुल्क से दूर जाते हैं तो उनका सक्सेस का रेशो ज़्यादा काफ़ी होता है। इसी तरह जो एरिस के लोग हैं जो बुर्जे हमल में आते हैं, मार्च में आते हैं। ये तो पाइसेस है ना, तो ये मार्च में आते हैं, 20 फरवरी से 20 मार्च तक होते हैं। तो इनका जो नसीब है, इनका जो लक सेक्टर है, वो बैरून मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर जाने में ज़्यादा काम करता है बनिस्बत जहाँ ये पैदा होता है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर करता चलूँ कि हमारे कहते हैं ना कि जो सितारों का हाल बता रहे हैं हमारे भाई, उन्होंने ये कहा कि आपको शहर चेंज करना है। अब ये नहीं कि आपकी पैदाइश जो है वो जिना हॉस्पिटल में हुई है और आप आगा खान के बाद आके बोलें कि मैंने चेंजेस कर ली, तो ऐसा नहीं है। तो हमें चीज़ों को अर्शद भाई चेंज करना है वैसे ही जैसे को उसको स्टेबल ऑन पे बात होती है। तो आपने अपनी चीज़ों को स्टेबल करना है और बेहतर से बेहतरीन मौके। बाद लोगों के पास ये होता है, ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो बाहर नहीं जा सकते, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। लेकिन कम अज़ कम एक शहर से दूसरे शहर या जिस इलाके में पैदा हूँ उस इलाके से दूर तो जा सकते हैं थोड़ा सा। लोग बड़ी दूर से काम करने आते हैं ना, जगह से दूसरी जगह, अपने घर के पास ही नहीं करते। तो इनको इस पॉइंट को समझना चाहिए कि यहाँ पे हमारी सक्सेस ज़्यादा है बनिस्बत हमें घर से दूर हटना चाहिए। अच्छा, मैं एक बंदे की बात कोट करना चाहूँगा, डाइसब विद योर इजाज़त। एक भाई ने कहा कि मैं बहुत गरीब था, और था क्या, अभी भी अल्लाह ताला ने अब तो उन पर बहुत करम कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी एक दफ़ा मगरिब की अजान थी और मैंने 2 साल से देख रहा था कि लोग हज पर जा रहे हैं। कहते मैंने मगरिब की अजान हुई और मैंने रोते हुए अल्लाह से कहा कि शान तो वो है कि तेरे आगे तो कोई चीज़ थोड़ी नहीं है, और मैं भी हज पे जाना चाहता हूँ। कहते ही करके मैं नमाज पढ़ने चला गया, नमाज पढ़ के वापस आया। कहते मेरा एक दोस्त था, उसने हज की दरख्वास्त जमा करानी थी और लास्ट डे था। कहते हम गए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, हमने सबमिट करवाया। कहते एक पेपर छूट गया जो कि हम लेने दोबारा अंदर गए। कहते मैं रो रहा था कि मेरे पास तो पैसे नहीं। कहते अब यकीन करें कि एक बंदा आया, उसने कहा कि क्यों रो रहे हो? कहते हैं मैंने कहा कि बस अर्जी है अल्लाह के आगे कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ। कहते यार हमारे पास एक बंदा कम है, हम लग्जरी हज पर जाने जाओगे? कहते हैं उन्होंने कहा, कहते हाँ ही निकल रहा था। कहते 15 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट भी बना, वो सब पैसा भी उन्होंने दिया सर, और मैं लग्जरी हज करके वापस आया। तो अल्लाह तबारक व तआला से मांग के तो देखें। बात ये है कि ये बुलावा होता है, ऐसे ही आपके पास लाखों रुपया है, ऐसे ही आप नहीं जा पाते, लेकिन जब वहां से बुलावा आता है ना, तो फिर आपके पास दुनियावी कोई मसाइल नहीं होते, तमाम चीजें हल हो जाती। जब रब चाहता है ना तो कोई मुश्किल नहीं होती है। मेरा भी उम्र ऐसे ही हुआ था। मैंने 3 दिन, कोई 2 साल पहले, मैंने 3 साल, बल्कि 3 साल मैंने अर्शद भाई उम्र का वीजा रिजेक्ट हो जाता था। और वो नहीं होता तफरी में कि अब चले ट्राई करते हैं। मेरा 4 दिन के अंदर वीजा भी लगा, मैंने तैयारी भी की और मैं उम्र पे भी चला गया। तो यही चीज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बात होती है। आपका बुलावा अगर आ गया, आपकी एंट्री वहां हो गई है ना, क्योंकि वहां आप अल्लाह के मेहमान हैं। 24-25 करोड़ में जब अल्लाह ताला जिसको मेहमान बनाना था वही जाते हैं ना, तो ऐसे तो कोई नहीं जाता।
तो ये बुलावे का सफर है, ये आपके पास लाखों रुपया रखा हो, लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे ही, इमाम उनको वहाँ ये- पे रहते हुए नहीं कर नहीं पाते, कर बहुत सारे पाते ना, सऊदी अरब में तो रहते हैं लेकिन हज नहीं कर ऐसा- पाते। आपके लिए जावेद भाई के लिए मैसेज आया है, जावेद भाई इज द बेस्ट। और यस जावेद भाई, Thank you. और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जावेद भाई की बातों में मैं इनको एक अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ग्रूम किया है, तमाम लोगों को ऐसे ही ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन लीडर, बेहतरीन पार्टी का कारकुन वही होता है जो कि सब्र करना सीखता है, क्योंकि सब्र खुद बोलता है ना कि इंसान बोलता है। Thank you, जबरदस्ती। बहुत आपके शुक्रिया। लिए डॉक्टर तारिक से ये पूछकर बताया, डॉक्टर तारिक मेरी हाइट नहीं बढ़ रही और मेरे बेटे की हाइट नहीं बढ़ रही और उसकी उम्र 9 साल है और वो लिटरली लगता है कि 2.5 साल का बच्चा है। इतना हाँ छोटा। देखें, हाइट नहीं बढ़ने के मसले मसाइल बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो सर, हमारे पास सिर्फ आधा मिनट है, हाँ, उसमें समझिए। मदर फादर की हाइट भी मैटर करती है। अगर उनकी हाइट नॉर्मल है तो बच्चे की हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर कुछ चाहते हैं कुछ करना तो विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट उनका करवा लें और उसकी डाइट पे नजर रखें। ठीक है जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। और अर्शद भाई आपका शुक्रिया, जावेद भाई आपका शुक्रिया, डॉक्टर तारिक आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद और कुछ माती के झरोकों के लोग स्टूडियोज में मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो कि आपको शुगर से दूर करते हैं। कौन है वो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, ज़ीशान है सर।